the point, हाँ जी, center of mass, so the point at which whole mass to be concentrated known as center of mass, ठीक है. For example, the position of center of mass, for uniform distribution of mass, depends on shape and size of the system, shape and size of the system. फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है बेटे, यदि हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास दैट इज L/2. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहेगी, L/2. फॉर रिंग ये क्या रहेगा, ऑफ रेडियस R, एंड मास M, क्या रहेगा ये, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है. इसी तरीके से फॉर होलो सिलेंडर, क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, एक कौन सी, इक्वेटर एक्सिस और एक एक्सियल पोजीशन, ठीक है, दोनों का. नंबर 4, डिस्क, तो इसके लिए क्या होगा आपका, ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो ये पूरा हम टेबल बना के आपको दे देंगे कि कहाँ लाई करेगा. यदि कोन है जिसकी हाइट h है, और तो उसके लिए क्या रहेगा, hy4 फ्रॉम द बॉटम, लिख लीजिएगा. फॉर कोन CONE, जैसे ये हमारे पास है और इसकी हाइट क्या है बेटे, इसकी हाइट है h, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी hy4 फ्रॉम बॉटम. कहाँ से होती है, फ्रॉम बॉटम. और ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है. जेईई मेंस में पूछा गया था कि कोन के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, तो क्या रहेगी, 0, hy4, 0, ठीक है. अब देखिएगा कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं बेटे हम आपको. तो कैलकुलेशन के लिए क्या है, मतलब कैलकुलेशन क्या है, तो हमारे पास कितने टाइप के सिस्टम है, 2 टाइप के. एक तो है डिस्क्रीट सिस्टम और एक है कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है. तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला है कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है, इसे थोड़ा स्पीडली ले जाऊंगा मैं इसे, ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल ऑफ सिस्टम, n पार्टिकल ऑफ सिस्टम, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक. तो यदि हमारे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दैट इज अ डिस्क्रीट सिस्टम. तो ये आ जाएगी पोजीशन RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अप टू MnRn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn. और हमने मान लिया दिस इज द पोजीशन, मीन्स यदि 3D है, क्या हमारा 3D स्ट्रक्चर, तो फॉर 3D सिस्टम और हमको यदि पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो क्या होगा बेटे, RCM कैन बी रिटन एज XCM, YCM, ZCM. मीन्स इफ द सिस्टम इज लोकेटेड इन, या सिस्टम इज 3D located in space. So means to calculate the position of the RCM, first of all we have to calculate the position of center of mass along the x-axis, along the y-axis and along the z-axis. Where XCM क्या होगा, XCM is equal to M1 x1
प्लस m2x2 अप टू mn(xn) अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। सिमिलरली YCM आप निकाल सकते हैं और ZCM भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे सेम रूल से। गेटिंग माय पॉइंट। अब बेटा यदि वेक्टर फॉर्म गिवन है, क्या गिवन है? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, खाली यहाँ क्या लग जाएगा? वेक्टर्स। यहाँ क्या आ जाएगा? वेक्टर्स। अभी क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ पोजीशंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म तो क्या लिखेंगे हम? वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 r1 फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, सेकंड पोजीशन वेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है। अब पोजीशन कैन बी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन कैन बी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या बोलेंगे भाई? रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अप टू mn vn वेक्टर अपॉन, जो चीज आसान है उसे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है? m3 अप, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, m3 अप टू mn, ठीक। सिमिलरली आफ्टर अप्लाइंग द डिफरेंशिएशन वी विल गेट एक्सेलरेशन। तो यदि मुझसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो ये आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू mn an अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn, अप टू mn। अब इस पर पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। पहले क्वेश्चन इसी पर लेते हैं, लिखिएगा। पहले हम ले रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। साथ साथ याद करते जाइए कुछ चीजें जो याद करने वाली हैं। देखो बेटे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 100 ग्राम and 300 gram, two particle of mass 100 gram and 300 gram at a given time have position at a given time have position 2i plus 5j plus 13k। यानी कि फर्स्ट पोजीशन गिवन है आपको बेटा क्या? 2i प्लस 5j और प्लस 13k एंड R2 is equal to minus 6i, R2 is equal to minus 6i plus 2j minus plus 4j, sorry, plus 4j minus 2k and the velocities v1 vector 10i minus 7j minus 3k 10i minus 7j minus 3k and v2 vector is equal to 7i minus 9j plus 6k find instantaneous position, यानी उसी टाइम instantaneous position and velocity of center of mass, instantaneous position and velocity of center of mass। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल। यदि यहाँ पर पूछा गया इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बेटा क्या आ जाएगा? RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 गिवन है, m2 गिवन है। m1 कितना है हमारे पास? 100 ग्राम और m2 क्या है हमारे पास? 300 ग्राम। और ग्राम ऊपर भी है, ग्राम नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नो नीड टू कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम, ठीक है। एंड ऑन सॉल्विंग द आंसर इज, लिख लीजिएगा, ऑन सॉल्विंग कर लोगे अपने आप, ये रुकना भागा, ठीक है। ऑन सॉल्विंग द आंसर इज माइनस 16i प्लस 17j प्लस 7k अपॉन 4 प्लस 7k अपॉन 4, दिस इज द आंसर।
यूनिट, क्या आ जाएगी ये यूनिट, मीन जो भी है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा बच्चों, m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m1 प्लस, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। ऑन सॉल्विंग द आंसर इज 31 i कैप प्लस वो माइनस 34 j कैप, 34 j कैप और प्लस 15 k कैप। देखिए चेक करके अपना 15 के घर जाकर कर लेना कोई बात नहीं, अपॉन 4, 31 i कैप माइनस 34 j कैप प्लस 15 k कैप अपॉन 4। तो ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ठीक है, और आ भी चुका है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर दिया था और फाइंड करना था आपको मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो केवल कुछ नहीं था, सारे सिंपल फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ टाइप करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ जी बच्चों, लिखे थ्री मास पार्टिकल्स 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम and 5 kilogram are located, 3 kilogram, 4 kilogram and 5 kilogram are located at the corner of an equilateral, located at the corner of an equilateral triangle of side 1 meter, locate the position of center of mass, अब सुनो बेटे ध्यान से, जो हमारे पास ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है, मैंने मान लिया वायर का, मासलेस वायर। तो यानी कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये आ गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। तो व्हेन एवर द पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ एनी गिवन सिस्टम, एनी गिवन कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने मान लिया यहां पर कितना है, ये है m1, दिस इज द पोजीशन ऑफ m1, पोजीशन ऑफ m2 और पोजीशन ऑफ m3। या तो ये दे देगा आपको डायरेक्टली, ठीक है, और इसकी साइड क्या है हमारे पास, दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन, कैलकुलेट द, तो बताओ ये जो सिस्टम है हमारा 2D है कि 1D है कि 3D है, 2D, 2D because it covers only 2 axes, x axis and y axis। तो because the system is 2D, तो first of all to calculate the position, यानी कि this is the position of center of mass RCM, और because this system is located in, या this system is 2D, तो इसका मतलब RCM के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटे, XCM, YCM, that means first of all you have to calculate the position of the center of mass along the x-axis and then position of center of mass along the y-axis, getting my point। तो देखो जरा XCM क्या होगा बच्चों, XCM is equal to m1x1 plus m2x2 plus m3x3, अरे क्या हो रहा है, m3x3 अपॉन m1 plus m2 plus m3 and similarly YCM is equal to m1y1 plus m2y2 plus m3y3 upon m1 plus m2 plus m3। अब समझो रूल क्या है, देखो जब भी हमारे पास में मास पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पार्टिकल, क्या लिखेंगे हम, ईच पार्टिकल। और द बेस्ट अप्रोच क्या है कि कंसीडर एनी वन पार्टिकल लोकेटेड एट ऑरिजिन, कहाँ पे मान लो उसे, ऑरिजिन। तो बेटा यदि हम इसको मान लेते हैं कि ये ऑरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0, तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस। तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट यदि 0, 0 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हो जाएंगे 1,0 along the x axis and the coordinate of this point, तो ये तो हो जाएगा, समझो मेरी बात को, आगे बोलो तो सही बोलो, गलत मत बोलना मेरी क्लास के अंदर। ये तो हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा
तो यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाफ, x कोऑर्डिनेट हाफ। तो बेटा ये तो हो गया हाफ, कॉमा इसकी कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब पहले इसकी हाइट निकालनी है ना। यदि ये 1/2 है, ये 1/1 है, तो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, √3/2। ठीक है, √3/2, √3/2। नहीं आई बात समझ में, क्लियर। तो बेटा अब मेरे पास x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है, x3 भी है, y3 भी है, आ गए। और मास गिवन है, मास क्या क्या है हमारे पास, पहला मास है 3, दूसरा मास क्या है और तीसरा मास, तो क्या है 5वीं क्लास का क्वेश्चन करना जरूरी है, सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, हो गया सॉल्व। तो ऑन सॉल्विंग एक्सीएम की वैल्यू आ जाएगी 0.54 और 0.36, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.36। ठीक है, अरे बेटा x1 y1, x2 y2 1,0, x3 y3 1/2, ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ठीक, तो अब बताओ पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगी, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो एक्सीएम कितना है 0.54, यानी कि ये तो हो गया एक्सीएम 0.54, 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, और ये कितना 0.36, यानी कि ये हो गया मेरे पास 0.36। तो यहां से एक कोऑर्डिनेट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ये, दिस इज द पोजीशन ऑफ आरसीएम। इसका मतलब आप यहां पर ऐसे यहां पर पेन रखिए और ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, बैलेंस। क्या हो जाएगा, बैलेंस। दैट्स व्हाई द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच होल मास टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यही वो पॉइंट है जिस पर पूरे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और यही क्या हमारी पोजीशन ऑफ, ये कोई बात नहीं, कोई बात समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। तो इस टाइप से चाहे वो स्क्वायर शेप दे दे तब भी आप कर लोगे, अरे स्क्वायर शेप दे दे तब भी कर लोगे आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया नोट। हाँ तू तो अब करना शुरू करिए नोट इसे, 1 मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ते, देखिए अब यदि मेरे पास, ये तो थे मेरे पास डिस्क्रीट सिस्टम, कैसे, मीन्स पार्टिकल गिवन थे और पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फ्रेम और व्हाट एवर ट्राइंगुलर फ्रेम या किसी भी फ्रेम पर। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगुलर लेमिना नहीं है, ट्राइंगुलर लेमिना नहीं है, शीट नहीं है, बल्कि ट्राइंगल की फॉर्म में पार्टिकल रख दिए, एक मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। और मुझे क्या पूछा उन्होंने, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो ये तो डिस्क्रीट हो गया। अब मेरे पास कंटिन्यूअस सिस्टम है, कैसा है, कंटिन्यूअस। तो अब देखिएगा, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन, लिखे पहला क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म, find the center of mass of uniform L shaped, capital L shaped lamina। लेमिना का मतलब है शीट जो कि कैसी है, कंटिन्यूअस। L shaped lamina, ब्रैकेट में करना चाहो तो लिख लीजिएगा, अ थिन प्लेट, ए थिन प्लेट। ठीक है, थिन प्लेट विद डायमेंशन एज इन फिगर, विद डायमेंशन एज इन फिगर, and the mass of the lamina is 3 किलोग्राम, mass of the lamina is 3 किलोग्राम। तो देखिए समझो कैसे, ये हमने कहा ऐसे मान लेता हूं मैं, भाई ये क्या हुआ, डायग्राम समझ में आ जाना पूरी तरीके से तो सब कुछ क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास एल शेप्ड लेमिना। ठीक है, यानी कि एल ये बन रहा है कैपिटल एल। ठीक, और इसकी साइड्स क्या है, इसकी साइड्स है हमारी 2 मीटर।
ये 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी हमारी 1 मीटर, यानी कि स्क्वायर शेप लैमिना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये मान लो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली क्या है। ये पहले ऐसे है, ये पूरी शीट ऐसे है, ठीक ऐसे आएगी, ये लैमिना है। अब आपको क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान से समझना, यहां मास गिवन है, सपोज मास गिवन ना भी होता, सपोज गिवन नहीं भी होता, ठीक, तो दोनों केस में हम लेके चल रहे हैं। तो पहले बताओ, ये हमको पता चल गया ये 2 मीटर और ये 2 मीटर है, तो इसका मतलब दिस इज स्क्वायर शेप्ड लैमिना, कंसिस्ट विद 3 स्क्वायर, कंसिस्ट विद 3 स्क्वायर। तो यदि 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब एड ज्वाइन करने पर ये बन जाएगी। तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किसमें, 3 स्क्वायर प्लेट के अंदर। पहले कैसी थी हमारी, पूरी एल शेप्ड, और चूंकि ये लेंथ कितनी है 2 मीटर, ये लेंथ कितनी है 2 मीटर, ये लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्क्वायर फ्रेम, 3 स्क्वायर लैमिना। अब लैमिना है और थिन प्लेट है, कैसी है, रेगुलर यूनिफॉर्म, इसका मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस इज यूनिफॉर्म, हर जगह का मास क्या है, सेम, मास सेम है, मींस डेंसिटी रिमेन्स सेम। भाई यदि ये कॉपर की बनी हुई है तो कॉपर की डेंसिटी सेम, एल्यूमिनियम की बनी हुई तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी सेम, और चूंकि इसकी थिकनेस, तुम उधर बैठ जाओ, बैठा नहीं जा रहा तेरे पे एक जगह, ऐसे घुमा के बैठ जाओ, सुनो, नहीं वो कभी उठ रही है कभी बैठ, ये आ गया। तो देखो बेटे क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि यदि मेरे पास केवल एक स्क्वायर शेप लैमिना है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, पार्टिकल्स में, किसमें, तो होल मास टू बी कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप लोग समझ चुके करना क्या है। ठीक है, देखिए इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, 3 स्क्वायर फ्रेम में, और 3 स्क्वायर फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेटा इसको क्या मान लिया मैंने, C1, इसको क्या मान लिया, C2, एंड दिस इज C3। नाउ अब हमारे पास क्या बचे, 3 पार्टिकल, क्या बचे, 3 पार्टिकल, अरे क्या बचे हमारे पास, 3 पार्टिकल। अब 3 पार्टिकल है, उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये तीनों लैमिना किसमें है, लैमिना का मतलब थिन प्लेट, और थिन प्लेट है इसका मतलब उसकी कोई थिकनेस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड इन द प्लेन, किसमें है, प्लेन है। तो मींस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पहला स्टेप वही होगा, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच। तो बोलो बेटे, यदि ये 2 मीटर है तो यहां से यहां तक की लेंथ 1 मीटर होगी, वो 1 मीटर, और ये भी क्या होगी 1 मीटर। तो बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी, हाफ एंड हाफ, अरे ये भी हाफ और ये भी हाफ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, हाफ कॉमा हाफ, नहीं आएगा समझना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे शाबाश, 3/2 कॉमा हाफ, इसके कोऑर्डिनेट 1/2 कॉमा 3/2। कोऑर्डिनेट में गलत मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत, नहीं आएगा समझना। भाई यहां से इसके अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है डिस्टेंस, 1/2, और हाइट कितनी है 3/2। किसके रेफरेंस में, यदि मैं इसको मान लूं एक्स वाई एक्सिस और इसको क्या मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,0। ये ओरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में मैंने क्या लिखे, इसके कोऑर्डिनेट। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको कोऑर्डिनेट इसको भी मान सकते थे ओरिजिन, ओरिजिन कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आप इसको कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं, ओरिजिन, तो 0, 0, फिर इसके कितने हो जाते, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारे पास, आ गया। अब बताइए मास इज 3 किलोग्राम, और ये क्या है हमारे पास 3 इक्वल साइज है ना, तो इसका मतलब इसका मास कितना हो जाएगा 1 kg, इसका मास भी कितना हो गया 1 kg, और इसका मास भी कितना हो गया
1 kg। सपोज यदि मास गिवन नहीं होता, ठीक है, तो क्या करते, तो हम मास निकालने के लिए इसको फार्मूला लगाते, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए पहले मैं बता रहा हूं, इफ मास नॉट गिवन, नॉट गिवन, यदि मास गिवन नहीं है तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दैट्स व्हाई द मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे डेंसिटी इंटू, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो जो इसकी थिकनेस है, यदि मैंने कहा सपोज ये इसकी थिकनेस होती, ये इसकी थिकनेस थी, तो थिकनेस भी तो यूनिफॉर्म रहेगी। थिकनेस क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। तो बेटा इसे क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू टी, एरिया इंटू, नहीं है बस समझ में, एरिया इंटू टी। तो बताइए m1 को क्या लिखेंगे, डेंसिटी m1 इज इक्वल टू डेंसिटी सेम, थिकनेस सेम, लेकिन एरिया तो अलग हो सकता है। तो ये आ गया हमारे पास A1। अरे एरिया इक्वल भी हो सकता है, इसको भी मत मानो, जनरल केस, एरिया क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और एरिया सेम भी हो सकता है। तो डेंसिटी और थिकनेस तो सेम रहेगी। यदि यहाँ पर इसकी मोटाई कितनी है 1 mm, तो हर जगह कैसी है 1 mm, 1 mm। और यदि डेंसिटी कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, तो डेंसिटी सेम। तो बताओ m2 क्या हो जाएगा, m2 कैन बी रिटन एज रो इंटू टी इंटू A2। तो बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा, XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। x1 क्या है, m1 पता है मुझे, मैं जनरल केस दे रहा हूं, ये वाला 1 किलोग्राम लगा के अपने आप कर लेना, यहाँ पर 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, ठीक है। तो m1 बोलो, रो टी तो सब में से कॉमन आ गई, बचा क्या, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपॉन हाँ क्या कॉमन आ जाएगा, m1 क्या था, हाँ ठीक है, A1 प्लस मतलब रोटी A1 प्लस क्लियर, ये इससे कैंसिल। तो फार्मूला क्या बन गया, XCM इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 अप टू ANXN, वैसे A3x3 कर दूंगा मैं, प्लस A3x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। अरे आया नहीं आया समझ में, अरे जनरल केस हो गया, ये मास नहीं दिया तो हमें एरिया तो पता है, और यहां पर चूंकि साक्षात क्या दिया है मास, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं XCM इज इक्वल टू, बोलो मास कितना है 1 इंटू x1 कितना है 1/2 प्लस 1 इंटू XCM x2 3/2 और प्लस 1 इंटू 1/2 अपॉन 3, और YCM क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2 प्लस, बोलो 1 इंटू 1/2 और प्लस 1 इंटू 3/2, 5/6। तो यहां पर ये आ गया 5/6, और ये भी क्या आ गई 5/6, है ना, 0.84, कितना आ जाएगा 0.84, ठीक। तो बताओ पोजीशन क्या आएगी, पोजीशन क्या आएगी, शाबाश। तो यहां से देखो ये 1 है, इसका मतलब दिस इज द पोजीशन, 0.84 ऐसे ही यहां रहेगी, और दोनों से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बेटा सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ये है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि मैं यहां पर रख दूं और ये सीधा करते तो क्या हो जाएगी ये, अरे इजी,
कहाँ डरते हो? फिजिक्स, हाँ फिजिक्स। अभी तो तुम्हारे जो भैका भूत है ना, भैका भूत, जो जो टिपिकल सब्जेक्ट टॉपिक्स है तुम्हारे, कौन कौन से एसएचएम, वेव्स और तुम्हारी क्या है, हीट, थर्मोडायनामिक्स, ये ऐसे सॉल्व होंगे मजे में। छुट्टी मत कर लेना उनमें। जिसने छुट्टी की यकीन मानिएगा समझ में नहीं आने का, क्योंकि मैं यहां की वेव्स को कोरिलेट करूंगा पूरी फिजिक्स में। वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाऊंगा, एसी पढ़ाऊंगा, तो इसका वेव का कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। ठीक, तो इसलिए वेव जब पढ़ाऊं तो छुट्टी मत करना। छुट्टी तो वैसे करनी नहीं चाहिए। तुम एक दिन की करोगे, मैं बीच में 2 दिन का गैप मार दूंगा, ध्यान रखना, बिना बताए। ये आ गया? ठीक, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आपका आगे समझ है नहीं आया? यार ये कौन सा है? हाँ भी कह रहा है, ना भी कह रहा है। लिखो नेक्स्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप्ड, कैपिटल टी शेप्ड। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। टी शेप्ड प्लेट, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका, मतलब मेडिकल में आ चुका है, जो मैंने अभी कराया था। कौन सा? एल शेप्ड का। ठीक है, टी शेप्ड भी आ चुका है। तो फ्रॉम ओ, क्या पूछा है उन्होंने? फ्रॉम ओ। अब इसका मतलब ओरिजिन गिवन है, फिक्स है। पहले वाले में ओरिजिन फिक्स नहीं था, तो ब्रैकेट में कर लेना नाउ ओरिजिन फिक्स, नाउ ओरिजिन फिक्स। तो देखिए क्या है हमारे पास। मजा जब आता है पढ़ाने में, जब डायग्राम अच्छा बन। अब ये क्या बन गया? रुक जा, सेलेक्ट नहीं हुआ, हंस रहा है ये। भाई तो क्या बात है, कुछ और ही गड़बड़ हो रही है। चलो हो जान दो। ओहो, मान लो यही है। ठीक है, तो क्या करूं जब नहीं दे रहा हूं? चलो ठीक है ना। और ऐसे ये है, ये टी शेप पैटर्न है। ठीक, अब इसकी लेंथ गिवन है, ये सब कुछ गिवन है डेटा आपको। ये कितना है? 8 मीटर। ये है हमारे पास विड्थ, ये है हमारे पास विड्थ 2 मीटर। सपोज ये है 3 मीटर, 3 है कि 4 है? 6 मीटर। ये है 6 मीटर। ठीक, और ये भी 2 मीटर। ठीक है, और दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ सॉरी, ओरिजिन। ठीक है, तो ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ ओरिजिन 0 0। अब ये है, इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मुझे फाइंड करनी है क्या? सेंटर ऑफ मास। बस ये गिवन है। अब मास गिवन नहीं है, अब मास गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a1x1 प्लस a2x2। कितने कॉन्फ़िगरेशन है? 2 है ना। तो देखिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लें। ये मेरे पास कंटिन्यूअस शीट है, किस शेप की है? टी की। तो हम मान सकते हैं इट फॉर्म्स विद 2 रेक्टेंगुलर लेमिना। तो रेक्टेंगुलर लेमिना का वो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल्स। ये आ गया, ये है इसका C1। ऐसे ही इसका इंटरसेक्शन ऑफ देयर, ओहो, मान लो ये आ गया C2। थोड़ा अलग हो गया है ना, ज्यादा मानना सही नहीं है।
ये आ गया C2। ठीक, तो ये हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफरेंट रेक्टेंगुलर लैमिना। अब क्या करेंगे, नाउ राइट द कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यदि ये ओरिजिन है तो इसके रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोलो मयूर। 0, y 0, -1 0, -1। अरे अलोंग द y एक्सिस x 0 रहेगा, ये y एक्सिस और ये क्या है हमारी x एक्सिस। बोलो इसके कोऑर्डिनेट 0, भाई 2 तो ये हो गया और ये 3 है तो 5 आएगा। क्या आएगा, -5 0, बेटा देखो ये 2 तो पूरा और यहां से यहां तक कितनी, ये टोटल 6 है तो यानी इंटरसेक्शन कितना होगा 3, तो 2, 3, 5। क्लियर। अब M1 क्या लगेगा फार्मूला, A1 तो XCM इज इक्वल टू A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन A1 प्लस, डायरेक्ट लगा दो तो ये तो हो गया 0 क्योंकि 0 है, X1 भी 0 है, X2 भी 0 है। और नेक्स्ट YCM क्या होगा बेटा, YCM A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। शाबाश। A1 की वैल्यू क्या होगी 8 इंटू 2, अरे 8 इंटू 2 16, लंबाई गुणा चौड़ाई 16। Y1 कितना है -1 प्लस इसका एरिया 12 इंटू -5 अपॉन 16 प्लस 12, बोलो कितना आया, -16 -60 अपॉन 28 -2 पॉइंट पक्का 2.7, यस -2। हाँ आ गया। तो बताओ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहेगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहेगी, तो 0 तो रहेगा और 2.7, तो 2 से थोड़ा सा नीचे आ जाओ। दिस इज द पोजीशन ऑफ 0, -2.7। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये 5वीं क्लास के क्वेश्चन है वगैरह। मेरे टीचरों ने मुझे 4वीं क्लास पास करके क्यों भेज दिया, था ही नहीं, 4th था ही नहीं तुम्हारे स्कूल में। अरे आप पैर रखेंगे ऐसे बैलेंस कर देंगे। क्लियर, समझ में आया। अब इसी के बेस पर मैं ले रहा हूं एक जेई एडवांस का क्वेश्चन, लिखिएगा जेई एडवांस। है समझा दिया उस लायक मैंने, है भी इसमें नहीं है, हाँ है। देखो ऐसा है, क्वेश्चन की शीट दे दूंगा मैं आपको, उस पर पढ़ लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया, अरे इधर देखो, इन्होंने एक ड्राइंग बनाई, किससे, इंक से। क्वेश्चन दिया है ऐसा कि भाई एक हमने ड्राइंग बनाई इंक से, तो ये है बड़ा सर्किल और बड़े सर्किल के अंदर फिर हमने, अबे ये आंखें बनाई, आईज, एक लाइन बनाई नाक, फिर ये मुंह बनाया। अबे इसमें इतना चिल्लाने की जरूरत है। ये डायग्राम है, ठीक है। सुनो अब, यही एडवांस का क्वेश्चन है, सुनो। ये एक्सेक्ट, ये मान लो जहां भी है इसमें, हाँ ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, और ये कुछ एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये है। अब क्वेश्चन समझो मेरे ध्यान से, आपके जेई मेंस में रिपीट हो सकता है और ये नीट में भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, उसकी लैंग्वेज ही थोड़ी लेंथी है। देखिए, लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर,
विच हैज बीन ड्रॉ विद इंक ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस। यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस यानी सभी लाइन की थिकनेस कैसी है हमारी, सेम। दैट मीन्स मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। द मास ऑफ इंक यूज टू ड्रॉ ईच ऑफ द टू इनर सर्किल, जो इनर सर्किल है, इनर सर्किल एंड ईच ऑफ टू लाइन सेगमेंट, ये जो बीच में लाइन सेगमेंट है इनका मास है बच्चों m। इनका मास क्या है, m m m m, यानी कि इसमें कितने ग्राम आइस लगी है, m ग्राम, ठीक। मास कितना है इंक यूज्ड का, m। एंड द मास ऑफ द इंक यूज्ड टू ड्रॉ द आउटर सर्किल, इसका जो मास है वो है मेरा कैपिटल M इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ m। कितना, 6 टाइम ऑफ m। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, आउटर सर्किल 0 0, आउटर सर्किल के कोऑर्डिनेट क्या है इसके, यहां लिख दे रहा हूं मैं, x1 y1 इज इक्वल टू 0,0, ऐसे लिख लो। और जो हमारे पास लेफ्ट इनर सर्किल, लेफ्ट इनर सर्किल के कोऑर्डिनेट बेटे -a,a, -a,a, राइट इनर सर्किल a,a, इसके कोऑर्डिनेट a,a, हॉरिजॉन्टल लाइन 0, -a, हॉरिजॉन्टल ये है 0, -a, और जो वर्टिकल लाइन है उसके हैं वर्टिकल लाइन 0 0, वर्टिकल लाइन के क्या है हमारे 0 0, यानी कि ये मान लो ये है ना 0 0। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर में लाई करेगा, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ठीक है। अब समझो इसने क्या पूछा है, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, y को लिखो, फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इंक इन दिस ड्राइंग, ऑफ इंक इन दिस ड्राइंग इज, फर्स्ट ऑप्शन लिखेगा a/10, a/10, बी ऑप्शन a/8, सी ऑप्शन a/12, डी ऑप्शन a/3, a/3, ठीक है। ये देखिए तो बेटा सीधा सीधा है, YCM पूछ रहा है, यशिका क्या पूछा है, क्या होगा फार्मूला, M1 M2 M3, कितने पार्ट है 4, प्लस M4 Y4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, खत्म, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो बोलो YCM इज इक्वल टू M1, M1 इसको मान लो, किसी को मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, ठीक है। क्या आएगा, क्या है 5 है, अच्छा 5 है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा दो, M5 Y5 और प्लस M5, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग क्या है आंसर, ये भाई a/10, क्या आ गया हमारा a/10, कर लोगे a/10। अरे भाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सब का मास दे रखा है, तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ गया। और क्या आ सकता है इसमें कि भाई इस बार वो पूछ सकता है XCM बता दो, क्या पूछ सकता है XCM, ज्यादा से ज्यादा लेंथी में पूछेगा तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि RCM, RCM पूछते ये कहां पूछ जाएगा, एडवांस में कहां चला जाएगा, जो कर रखा है उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिसने नहीं किया तो उसके लिए बहुत कुछ है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, आगे लिखे, करूं सॉल्व, नहीं ना, हाँ। तो ये थे हमारे क्या, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट दे रखे हैं, तो आप बड़े आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं।